अक्सर आप लोग देखते होंगे कि राज्यपाल के पद को लेकर हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं, विवाद होते रहते हैं। और परेशानी तब बढ़ती है जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो और राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार हो, तब राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच तनाव बना रहता है। तो आज हम लोग इस पद के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। राज्यपाल के पद से संबंधित क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों के बारे में बात करेंगे हम लोग। और राज्यपाल के पद से संबंधित क्या चुनौतियां बनी हुई हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और राज्यपाल से संबंधित समितियां क्या कौन कौन सी हैं, उन्हें भी देख लेंगे। और भी कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जानकारी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, तो राज्यपाल के पद से संबंधित प्रावधान की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, और जिसमें एक ही व्यक्ति को कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करने की अनुमति दी गई है। यह राज्य का संविधानिक प्रमुख होता है और तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। जिस तरह से आप लोग केंद्र में राष्ट्रपति देखते हैं ना, उसी तरह से एक तरह से आपका ये राज्यों में राज्यपाल का पद होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या फिर अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और राष्ट्रपति करता है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं पुनर्नियुक्ति किया जाता है, और फिर भी उसे भारत का सरकार का प्राधिकारी नहीं माना जाता है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। राज्यपाल के पद के लिए कुछ अर्हताएं रखी गई। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल का वर्ष का हो जाना चाहिए उसे, और संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इसके शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। विधानमंडल, इसकी शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की सिफारिश यदि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं, लेकिन यह शक्ति विशिष्ट शर्तों के अधीन होने के साथ पूरी तरह से विचाराधीन नहीं है। अनुच्छेद अगर आप लोग 175 को देखेंगे तो ये क्या कहता है, 175(2) के तहत राज्यपाल सरकार के बहुमत को सत्यापित करने के लिए फ्लोर टेस्ट पर करवा सकते हैं या फिर विधेयकों या फिर अन्य मामलों पर विचार करने हेतु विधायिका को संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 176 क्या कहता है, इसके तहत राज्यपाल आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष विधानमंडल को संबोधित करते हुए विधानसभा या दोनों सदनों को बुलाने के कारण बताते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी धन विधेयक पर मंजूरी में विलंब कर सकते हैं और सिफारिशें कर सकते हैं, लेकिन विधायिका उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अब बात आती है संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब की जाती है जब राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो। जब पदस्थ मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसकी कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब वह राज्य विधानमंडल का विश्वास सिद्ध ना कर सके। यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे तो राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल की बात होती है तो अनुच्छेद 156 में प्रावधान किया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है, जिसका सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे समय से पहले भी हटा सकता है। राज्यपाल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, यहां तक कि उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी। अब देखिए, राज्यपाल के पद से संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें देख लीजिए। राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को प्रयास सत्तारूढ़ पार्टी के साथ राजनीतिक संबंधों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, और जिससे निष्पक्षता और केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने को लेकर चिंताएं पैदा होती। इस समय अगर आप लोग कर्नाटक जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता, आप देखिए राज्यपाल जैसे थावर चंद गहलोत एक समय बीजेपी में कैबिनेट मंत्री थे, वो आप देखिए कर्नाटक के राज्यपाल बने हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कर्नाटक सरकार कांग्रेस की सरकार है, तो वो कहते रहती है कि भैया ये तो केंद्र के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।
अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की राज्यपाल की शक्ति प्रयास संवैधानिक लोकाचार और संघवाद के संबंध में बहस का विषय बनती रहती है। ये आप लोग इंदिरा गांधी के समय जाकर देखिए। विधेयकों पर विलंबित स्वीकृति। राज्यपाल कभी कभी राज्य विधेयकों पर मंजूरी देने में देरी करते हैं या रोक लेते हैं, जिससे कानून पारित होने में बाधा उत्पन्न होती है। और ये आपको तमिलनाडु के मामले में देखने को मिल रहा होगा। इससे उनकी जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पालन को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं और जिससे शासन में अनिश्चितता पैदा होती है। और ये मामला कोर्ट तक गया हुआ है, कोर्ट ने भी चिंता जताई हुई है। वर्ष 2023 में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को राज्य विधेयकों पर मंजूरी में देरी करने के कथित रूप में से पॉकेट वीटो का उपयोग करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। राज्य प्रशासन की में हस्तक्षेप। राज्य शासन में राज्यपाल का हस्तक्षेप, जैसे कि स्वयं को सक्रिय राजनीति में शामिल करना, प्रायः निर्वाचित अधिकारियों और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के साथ टकराव पैदा करता है। राज्यपाल से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे सरकारी आयोग हो गया 1998 का, पुंछी आयोग हो गया 2010 का, वेंकटचलैया आयोग 2002 की। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो। राज्यपालों को अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना चाहिए जब तक कि वे सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण इस्तीफा नहीं देते या राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिए जाते। ये वेंकटचलैया समिति आयोग था ना, उसके द्वारा ये सिफारिशें दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ आपको जानकारी दे देते हैं राज्यपाल से संबंधित। संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। और भाग 5 की बात कर रहा हूँ, राज्यपाल अनुच्छेद 153 से लेकर आप देखते हैं कि, माफ करिएगा, यहाँ राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसकी राष्ट्रपति की बात की गई है। और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल की बात की गई संविधान के भाग 6 में। ठीक है, अगर हम लोग देखें राष्ट्रपति और राज्यपाल की समानताओं की अगर बात करें तो समानता के बिंदु प्रमुख के तौर पर आप देखते हैं, दोनों अपने स्तर पर नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, संवैधानिक शीर्ष प्रमुख होते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति। अध्यादेशों के प्रख्यापन की बात करें तो दोनों के पास यह शक्ति है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को। सिविल और आपराधिक कार्रवाई में दोनों कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्त होते हैं, गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है। 2 महीना का नोटिस देकर सिविल कार्रवाई शुरू की जा सकती है दोनों के लिए। पुनर्नियुक्ति, पुनर्निर्वाचन के लिए दोनों ही कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति, पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं। और नियुक्ति अधिकारी, तो जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां करता है वैसे ही राज्य का राज्यपाल राज्य स्तर पर नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य हो गए, न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए। विधानमंडल में भूमिका, राज्य संघ विधानमंडल को आहूत करने और सत्तावसान करने और राज्य विधानसभा लोकसभा को भंग करने की शक्ति, आप देखिए दोनों में समानता है। वित्तीय शक्तियां, राज्य संघ स्तर पर वित्त आयोग का गठन, वहां राष्ट्रपति, यहां राज्यपाल। परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मृत्यु के मामले में या जब किसी दल के पास बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, वहां आप देखिए राष्ट्रपति, यहां आप देखते राज्यों में राज्यपाल। लोकसभा या राज्य विधानसभा को भंग करना, वहां राष्ट्रपति, यहां राज्यपाल। ये समानताएं हैं। अब एक और सवाल उठता है इसमें, राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति की शक्ति की बात होती है। निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और आप देखते हैं कि जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही भाग लेते हैं। और राज्यपाल की आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। पिसाद पर्यंतता का सिद्धांत, पिसाद पर्यंतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं है राष्ट्रपति के लिए, और लेकिन राज्यपाल के मामले में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति साहब का प्रसाद मिल रहा है राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। और देखिए राज्यपाल की बात करें तो भूमिका इसकी सलाह परामर्श के अधीन है बस। संविधान में संशोधन, तो राष्ट्रपति विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है और संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं होती राज्यपाल की। क्षमादान शक्ति, तो मृत्युदंड की सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है आपका राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल की बात करें तो मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं है उसकी। संवैधानिक विवेकाधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल की बात करें तो किसी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने, किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार मिले हुए हैं। और हटाने की बात करें, महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन और राज्यपाल के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये आप देखेंगे बातें हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की।
अब आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।